सामने पूरी सिचुएशन है, पूरा देश देख रहा है, किसान आंदोलन शुरू होने ही वाला है और बहुत से लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि दिस इज़ द फाइनल वॉर फॉर ह्यूमैनिटी। इस दौर में आपको बाबा नानक, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर, भगत, गुरु गोविंद सिंह, गांधी, सुभाष सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हालात इस तरह के बनने वाले हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इस तरह के हालात बनाए जाने वाले हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबके सामने काफ़ी कुछ समय से कुछ चीज़ें चल रही हैं और इन लोगों ने एक ख़ास प्रोग्राम जो है वो चला रखा है। आप देख रहे हैं रोडवेज, एयरवेज यानी कि एयरपोर्ट्स कि ये पोर्ट मतलब जो समुद्री जो बंदरगाह है, LIC, भेल, रेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, फौज, पुलिस, इंश्योरेंस, स्कूल, अस्पताल, लैंड, आपके गांव की ज़मीनें, बैंकिंग, जुडिशरी, मार्केट जो ऑनलाइन चल रही है, वर्चुअल रियलिटी जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी भी बोलते हैं, फूड, सिनेमा, ट्रैवल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब के सब प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों में भी एक दो कंपनियों को ही सब कुछ दिया जा रहा है। तो जब किसान ये लड़ाई लड़ रहा होगा तब उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो या जो आप लड़ने वाले हो वो लड़ाई कितनी गंभीर है और उसका असली मकसद क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि 1947 से पहले 1857 से लेकर जब 90 साल तक संघर्ष चला हो समाज का, उस दौर में एंड में आपके हाथ में एक ऐसा कानून मिलता है जिस कानून को बनाया ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने था, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब वो कानून तो आपने तो नहीं बनाया है, तो यदि आपको इंग्लैंड की पार्लियामेंट आज़ाद करने की शर्तें दे रही है और कानून दे रही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको व्यवस्थाएं उसी के हिसाब से चलानी पड़ेंगी, क्योंकि कानून जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब वो कानून क्या कह रहा है कि संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कह लीजिए आप, है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो है ही है, 1935 वाला, जिसका नाम बाद में संविधान कर दिया गया। अब 1935 में अमेंडमेंट हो सकती हैं तो संविधान में भी अमेंडमेंट हो सकती हैं, तो अल्टीमेटली तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं ना। और ये हम लोगों ने मना कर दिया, लेकिन किसने मना किया? भारत ने मना किया, लेकिन उनके वाले इंडिया ने मना नहीं किया। इन दोनों में बड़ा फर्क है। इंग्लैंड जिसको चला रहा है वो व्यापार से चल रहा है और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो व्यवहार से चल रहा है। वो जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ हर चीज़ का मोल है और यहाँ जिस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर सब आज़ाद हैं। वहाँ आपको जो दे रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा और यहाँ आपको किसी खास व्यक्ति के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अनपढ़ भी हुए तो भी अधिकार उतना ही आपका रहेगा इस धरती पर। आप यदि काम नहीं करते हुए तो भी अधिकार आपका उतना ही रहेगा। आप यदि गरीब हुए तो भी आपका सम्मान उतना रहेगा, क्योंकि ये भारत का कानून कहता है, क्योंकि ये प्रकृति का कानून कहता है। परंतु आज ये भारत पर चर्चा के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो इस वॉर के लिए है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कुछ फाइट होती हैं जो आपस में हम लोग लड़ते हैं, कुछ बैटल्स होती हैं और फिर कुछ वॉर होते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चली रही है, ये आपको पता ही होगा। और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ये नया एक ऑर्डर लेके आए, एक नई व्यवस्था लेकर आए। पहले ये व्यवस्था अलग अलग राज्यों में लेके आते थे, अलग अलग देशों में लेकर आते थे। जब देशों ने आज़ादी मांगनी चालू की
तो पूरी दुनिया को ही एक हिसाब से चलाना चालू कर दिया और इस तरह से ये खेल फिर चला। अब इस वॉर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी यदि बात करें तो ये जो वॉर है जो आने वाले समय में किसान लड़ने जा रहा है, जो मैं जब 13 महीने तक सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर यानी कि 5 बॉर्डरों पे जब हम बैठे रहे थे, गाजीपुर समेत ढांसा बॉर्डर पे भी थे, तो उस टाइम पर मैं परमानेंट वहाँ पर अपने साथियों के साथ था, जितने भी लोग हमारे इस आंदोलन में साथ काम कर रहे थे। बाकी के किसान रोज़ सुबह स्टेज पे जाया करते थे, यानी स्टेज के पास वहाँ आने वाले वक्ताओं को सुनने के लिए, और वो अपनी इकट्ठ बताया करते थे। उनके लिए बाकी की ट्रॉलियों में, दूसरी जगह पर उनके टेंटों में खाने पीने का इंतज़ाम चल रहा होता था। एक ज़बरदस्त तरीके से एक व्यवस्था बनाई इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के, और उस व्यवस्था ने ये बताया कि इकट्ठा रहा जा सकता है, आंधी में, तूफान में, बारिश में, धूप में, सर्दी में, गर्मी में। और उस व्यवस्था ने हमें एक आइडिया दिया नौजवानों को कि हम इन किसानों को इनके कानून बताएंगे, कोरोना का, लॉकडाउन का पूरा षड्यंत्र समझाएंगे, आंदोलन के बाद अपने गांव की व्यवस्था कैसे बनानी है उसके लिए हम इसको ट्रेनिंग देंगे। हमने ट्रेनिंग चालू करी। 755 नंबर पिलर के पास एक बड़ा टेंट हमने लगाया, पूरा जैसे हॉल होता है पूरा बड़ा, उसमें 50, 60, कभी 70, 30, कभी 35 नौजवान आते। हम ट्रॉलियों में जाकर उनको रिक्वेस्ट करते, जिन लोगों को हमारे बारे में पता था वो लोग वहाँ आते, हमारी बातें सुनते, हमारे इस पूरे मिशन में साथ देते, और ये समझते कि असल में ये खेती के 3 कानून प्रॉब्लम नहीं है, असल में हमारी नासमझी प्रॉब्लम है। ये 3 कानून वापस लेने से कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि हालात ज्यों के त्यों रहेंगे। अब देखिएगा, तीनों कानून वापस लिए जा चुके हैं, तो स्थिति क्या थी कि हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी स्थिति वो हुई जो कानून लागू होने से पहले थी, वो तो थी ही पहले ही। तो इसका मतलब ये हुआ, आज भी यदि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, इस एग्रीमेंट के वापस लेने की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। जैसे 3 कानूनों की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही दूसरी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान क्या हुआ था, जब आप लड़ रहे थे बॉर्डर पर, तो आप लड़ रहे थे कि खेती के 3 कानून वापस लिए जाएं, और हम लोग लड़ रहे थे कि वापस ले लेंगे तो उसके बाद अपने गांव की व्यवस्था कैसे बनानी है। अब जनता सरकार मोर्चा नए सिरे से काम करने लगा। उसका कारण है कि जितनी टीम हमने किसान आंदोलन में बनाई थी, एक किसान नेता जो हमको पॉलिटिकल मानता था और वो बाद में हमारे साथ जुड़ा भी, उसने आ करके एज एन अथॉरिटी उस पूरे टेंट में बैठने वाली प्रक्रिया को, उस पूरी ट्रेनिंग को ख़त्म कर दिया और डिनाई कर दिया, और सबको बोल दिया कि बलहारा की ट्रेनिंग में नहीं आओगे। तब हमें एक बात समझ में आई थी कि अपनी जैसी सोच के लोगों को समाज में निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए लगातार बोल बोल करके हमको उस बुद्धि के लोग समाज से निकालने हैं जो इस षड्यंत्र को समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं। थोड़े में काम नहीं चलने वाला है, पूरा मसला समझना पड़ेगा। यदि समस्या का एक हिस्सा आपको समझ में आ गया है तो समाधान पूरी समस्या का नहीं होगा, सिर्फ उस हिस्से का होगा, और बाकी की प्रॉब्लम जो कि त्यों पड़ी रहेगी। एप्स्टीन फाइल में जो निकला है वो पूरा का पूरा हम लोगों को पहले से मालूम था। हम आपको पिछले कई सालों से बता रहे थे, आप लोग उस चीज़ को मान नहीं रहे थे। यदि वो पजल के टुकड़ों की तरह यदि चीज़ें सामने आकर के तस्वीर साफ हुई है, तो इसका मतलब आप ये समझ कर चलिए कि वो टुकड़े बनाए ही उस तस्वीर को साफ करने के लिए थे, यानी डिजाइन में ही वो टुकड़े इस तरह से रखे गए थे। अर्थात एप्स्टीन फाइल नेचुरली उनका एजेंडा है जो उनको लेकर आना था। मीडिया उनका है, ये लोग उनके हैं,
वो जो इसमें शामिल हैं वही लोगों के तो साइन हो रहे हैं, तो इसलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको डरना नहीं है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आना है, यहाँ आपको समझ से काम लेना है कि ये दरिंदे ऐसे ही आते रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों में हमारे बच्चों को भी इसी तरह से नोचते रहेंगे अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो। और ये एब्स्टीन फाइल बनने का या आपके गांव में अपराध होने का सिर्फ एक कारण बहुत बड़ा है, और वो है माइग्रेशन। यानी कोई भी आदमी जो अपनी मूल जगह छोड़ करके जा रहा है, जैसे मैं गांव फफड़ाना से बिलोंग करता हूं, मैं अपने गांव में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरे गांव में मेरी बदनामी हो जाए या मेरे ऊपर कोई लांछन लगे। इसलिए ये कोशिश रहेगी कि अपने गांव में कोई गलत काम ना किया जाए। कुछ साल पहले लोग गलत काम कर कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाते थे और आराम की ज़िंदगी जीते थे, बल्कि अपने कमीनेपन को छुपा करके वो तरक्की जैसा कोई सिंबल ऐसा बता देते थे कि अब वहाँ जा कर के मेरी तरक्की हो गई है। और इस तरह से लोगों ने अपनी मूल जगह से भागने को ही तरक्की का नाम देना चालू कर दिया। ये शायद हमें नहीं करना चाहिए। और अब आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि इस पॉइंट पे जब आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो यदि, तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों को इस किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जहां सिर अड़ाने की बात होगी वहां ऑलरेडी वो लोग जिनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खड़े हैं लड़ने के लिए, लेकिन पीछे से चीज़ों को, व्यवस्था को बताने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से आप जब किसान आंदोलन में दिल्ली बैठे थे तो आपके गांव में डिजिटलाइजेशन जोरों पर था, जो एजेंडा था सत्ताधारी ताकतों का वो एजेंडा चल रहा था, नफरत का एजेंडा भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, लोगों के बीच ये फैलाने का एजेंडा चल रहा था कि यहाँ पर ये लोग गलत कर रहे हैं, किसान आंदोलन नहीं होना चाहिए। जो दुष्ट यंत्र है, दुष्ट यंत्र पता है ना, भाजपा का दुष्ट यंत्र अजय चौटाला की औलाद वो सत्ता में था और उसका बाप अजय चौटाला इस किसान आंदोलन को बीमारी बताया करता था। मुझे तो शर्म आती है और लानत भेजने का मन करता है उन लोगों को जो इतने गंदे लोगों को भी अपने घर बुलाते हैं आज के टाइम पर, जिनका पता है कि ये उसी दरिंदगी के उसी खेल के माहिर हैं जो खेली जा रही है बाहर दूसरे देशों में, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। तो आप सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये उस दौर में कुछ नहीं बोले या फिर किसानों के खिलाफ बोले तो किसान अब फिर से चुनाव में, मतलब ऐसा लगा कि जैसे किसानों ने भाजपा को वोट दी हो। रियलिटी में तो ये नहीं था, समाज के किसी भी तबके में भाजपा को वोट नहीं दिया था, लेकिन ऐसा परसेप्शन मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है, तो लोगों को लगता है, उनके दो चार गुर्गे होते हैं, वो ऊपर से बनी बनाया परसेप्शन डालते हैं खाली। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे तबके बीजेपी को इसलिए वोट करते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट का कोई मुख्यमंत्री ना बन जाए, या फिर सेंटर में किसी को इसलिए चुनते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करने वाली पार्टी की सरकार ना आ जाए। रियलिटी ये नहीं है दोस्तों, ये केवल परसेप्शन बनाने के लिए खेला जा रहा खेल है। और जिस वक्त दिल्ली में किसान बैठा होगा या संसद पे जब अटैक कर रहा होगा, तो गांव में सौहार्द बनाने की ड्यूटी अपने जनता सरकार मोर्चा के कॉन्सेप्ट को समझने वाले लोगों की होगी। जो वहाँ दिल्ली में चल रहा है उसके बदले में कोई अफवाह ना फैल जाए, उसकी ड्यूटी गाँव में चलने वाले लोगों की होगी। तो वो क्रांतिकारी साथी जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में आना चाहते हैं और अपने गांव को समझाना चाहते हैं कि किसान का साथ देना क्यों जरूरी है, क्योंकि केवल और केवल ये तभी संभव होगा जब किसान के फेवर में समाज का वो तबका बोलने लगे जो खेती नहीं करता है। उस दिन आप आंदोलन जीत जाओगे। रोडवेज के बारे में जब रोडवेज कर्मचारियों के फेवर में आम पब्लिक बोलने लग जाए तो रोडवेज प्राइवेट नहीं होगा। जब किसी भी तबके के बारे में आम पब्लिक बोलने लग जाए उनके फेवर में, तो सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये संसद में बैठे लोग, संसद में बैठे गुंडे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
लेकिन क्योंकि हमको आदत नहीं है एक दूसरे का सपोर्ट करने की इस तरीके से, और हम कहीं अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, इसलिए समस्या के सिर्फ एक हिस्से पर ही हमारी नज़र रहती है, जिसको हमें थोड़ा सा वाइड एंगल करके देखना होगा ताकि हमें समस्या पूरी समझ में आए। तो जब किसान इस वॉर को लड़ने जाए तो भाई हमको जीत के कुछ चीज़ें अगर मालूम हो कि भाई ये भी किया जा सकता है, ना हम उनकी स्ट्रैटेजी को कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, ना जेपटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि जब किसान नेता किसी अधिवेशन में होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ अपनी सलाह देने के लिए 5, 7, 10 मिनट ही मिलती हैं, और 5, 7, 10 मिनट में जनता सरकार मोर्चा ये नहीं बता पाएगा कि आपको ये लड़ाई कैसे जीतनी है। तो हमारे पास एक ही रास्ता होगा कि हम जो गाँव में रह करके और लोगों को समझाने का काम और इस आंदोलन से जुड़ने का काम कर रहे होंगे, उसे आपके बीच लाते रहें, और गांव क्या सोच रहा है वो बात आप तक पहुंचती रहे, और आप अपने मोर्चे में उस लड़ाई को शामिल कर लें। ये यही किया जा सकता है, क्योंकि 5-10 मिनट में हमें नेता बनने का शौक नहीं है बात बताने का, हम पूरी बात को बताना चाहते हैं। जब हम पूरी बात को बताना चाहते हैं तो जीत के कुछ मंत्र हम इस युद्ध में, इस वॉर में आपको नहीं, बेसिकली किसानों के लिए नहीं है, ये हमारे अपने साथियों के लिए भी है। कल जब बड़ा आंदोलन करना होगा, कल जब बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, उस केस में भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी कि क्यों जनता सरकार मोर्चा के साथी इतना स्लो चल रहे हैं, क्यों हम लोग कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, क्यों एक रैली में ऐलान करते हैं कि हम ये टोल जो है वो खत्म कर देंगे। जैसे नस्ल बचाओ रैली में टोल के खिलाफ आंदोलन करने की हमने हुंकार भरी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या था? हमने वहां से अनाउंसमेंट किया कि टोल के आसपास के गांव के जनता सरकार मोर्चा के साथी गांव में निकलो और हर गांव से 20-30 लोगों की टीम बना करके आसपास के 10 गांवों के 200-300 लोगों की एक टीम बना लो, ताकि हर टोल के ऊपर हमारे लोग हो, जब भी कॉल हो तो उन टोल वालों के सामने एक खतरा हो। लेकिन हमारे साथी उन 10-20 गांवों में जाकर लोगों से मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से टोल के आसपास के लोगों की टीम नहीं बन पाई, जिसकी वजह से 19 नवंबर को टोल के मुद्दे पर दिया गया जो घोषणा का एक वार्निंग थी वो हम पूरी नहीं कर पाए। फिर इसी तरह से जब हम इस लोन वाले मसले पर जब हम बोलने लगे, हमने कहा कागजी लड़ाई हम जीते हुए हैं, कानून हमारे पक्ष में है, भारत के कानून के हिसाब से हम आपका कर्जा अदा करेंगे, 100% करेंगे, परंतु उनकी गुंडागर्दी से कैसे बचेंगे? जब किसी जज को वो गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और वकील को पैसा देने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड पैसा छापने की मशीन नहीं है, लेकिन बैंकों के पास है, तो वो किसी भी वकील को कभी भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये लड़ाई वकील नहीं लड़ेगा, फिर संगठन का कोई दूसरा आदमी भी नहीं लड़ेगा, ये व्यक्ति खुद लड़ेगा। तो हमने कहा हम आपको हथियार देंगे, समझ देंगे, और आप प्रत्येक व्यक्ति 20 लोगों की एक टीम बनाएगा। ये पहले दिन से बोला गया था, लेकिन जिनके आवेदन थे उन्होंने 20-20 लोगों की टीम बनाने की बजाय और लोगों के आवेदन लगा करके, और कुछ लोगों ने अपना एक सिस्टम चालू किया अलग से, वहां पर सारा आंदोलन फिर से बिखरने लगा। हम सच्चाई से भागने वाले लोग नहीं हैं, हमको दिखावे में से कुछ नहीं लेना है, हमको खाली पोस्टर बॉय बनना नहीं है, हमको खाली चिपकाना नहीं है कि हमने ये काम कर दिया। हम अपने किए हुए अपनी ट्रेनिंग्स के हिस्सों की फोटोग्राफ्स भी आज तक हमने अपने चैनल पर, वीडियो पर नहीं डाली है, क्योंकि हम उस दिशा में काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। हमको जेन्युइनली इस चीज़ों को समझने वाले लोग चाहिए। शुरुआत के दौर में मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब आप कोई बड़ा आह्वान देते हो तो वहाँ नेता लोग आते हैं, बराबर के नेता। बराबर के नेता के पास आपकी बात समझने के लिए समय नहीं है, बराबर के नेता के पास आपको काटने का हुनर है, आपकी बात को काटने का हुनर है। वो किसी भी तरह से ये साबित करने चाहते हैं, और ये बिल्कुल रियलिटी है, आप नहीं भाग सकते इससे। इवन यहां तक भी आप एक साथी के तौर पे जब आप रहते हैं, तो आप जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि वो आपसे या तो
मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ये ज़्यादा लड़ाई लड़ सकता है, ये कम लड़ सकता है, तो कम वाला भी समझ ले कि ये ज़्यादा लड़ सकता है और ज़्यादा वाला कि ये कम लड़ सकता है, वो इतना कर सकते हैं और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, तब तो काम चल जाएगा। दोनों जब बराबर के हो जाएंगे तो वो एक म्यान में दो तलवार की तरह हो जाता है। इसीलिए संगठनों में पद की एक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को एक पद दे दो, जिससे ये क्लियर रहेगा कि उसका पद क्या है। तो जो हायरार्की में अप एंड डाउन कौन है, तो उसके हिसाब से फिर भी तय हो जाता है। अब बराबर वाले लोग ही लड़ पाते हैं, आप देखिएगा कभी भी ऊपर वाले से नहीं, मतलब जो हाँ हायरार्की में डाउन पोजीशन पर है वो नहीं लड़ पाते हैं। और ये लॉबिंग जो है वो हर जगह पर होनी है, हमको भी ये मालूम था, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हमने बोला कि ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं बनाएंगे, जो साथी आना चाहता है आ जाएगा, जो साथी जाना चाहता है चला जाएगा, जो जैसे लड़ना चाहता है वैसे उसको लड़ने की आज़ादी दी जाए, और हम सेल्फ डिसिप्लिन में कितने लोग इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को आगे लेके जा सकते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। एक आदमी के बोलने से एक ही आदमी का चेहरा चमकता है, और जब हज़ारों लोग होने चाहिए तब जा कर के बात आगे बढ़ती है, तब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस मूवमेंट को शुरू किया था जब ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स देनी चालू करी थी। तो अब उस पार्ट पे ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब आप इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोई भी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, आपको उस लड़ाई के उद्देश्य की स्पष्टता और उसकी पवित्रता का अंदाज़ा है। पवित्रता जो शब्द है ये मैंने इसके लिए यूज़ किया है कि आपकी वो लड़ाई सत्य की लड़ाई है या असत्य की लड़ाई है, आपकी वो लड़ाई धर्म की लड़ाई है या अधर्म की लड़ाई है। वहां नैतिकता का एक बहुत बड़ा रोल आएगा। यदि आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, फिर आपको जल्दबाजी नहीं होगी उस लड़ाई को जीतने की। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पुराने ग्रंथों में हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि सच की लड़ाई लड़ते हुए अगर जान भी चली जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आपने दूसरे लोगों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया यहां। तो इसलिए ये एक पहलू है। फिर आपको स्पष्टता है भी कि नहीं कि आप लड़ाई क्या लड़ने जा रहे हो। क्या आप सिर्फ इतना सा लड़ना चाहते हो कि जो आपका कलेक्टर है वो आपका ज्ञापन ले ले, या जो सीएम है वो आपकी बात को मान ले, या पीएम है वो आपकी बात को मान ले, या सरकार आपके हिसाब से कानून बना दे। आप एक कानून बनवा दोगे उनसे, आप एक कानून हटवा दोगे, लेकिन व्यवस्था तो उन्हीं की है, वो फिर बना लेंगे, वो किसी और रास्ते से बना लेंगे। खेती के तीनों कानून ले आए ना बैकडोर से, आप रोक तो नहीं पाए ना। LIC को, इसको FCI को बंद होते हुए आप नहीं रोक पाए, मंडियों की बुरी हालत होते हुए आप नहीं रोक पाए, किसान के ऊपर कर्जा बढ़ते हुए हम नहीं रोक पाए, किसान की हालत में सुधार हम नहीं कर पाए, और इनकी ताकत डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो जो अभी किसान आंदोलन होने वाला है या जो दूसरे आंदोलन देश में होने वाले हैं, उन आंदोलनों, जब आंदोलन वहां चल रहे होंगे तो गांव में वहां कुछ और चल रहा होगा। हमारे पास दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और कौन सी चीज आंदोलन को सपोर्ट करेगी और कौन सी चीज आंदोलन के बाद के लोगों को कमजोर करेगी। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। फिर दूसरी चीज जो जीत के मंत्रों में हमने कहा कि एकजुटता हमारी बहुत जरूरी है। एकजुटता कब होगी? जब हमारा पर्पस एक होगा, जब हम लोग एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे होंगे। आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो, कोई और पैसे के लिए लड़ रहा हो, तीसरा नाम के लिए लड़ रहा हो, चौथा आंदोलन करने के लिए लड़ रहा हो, पांचवा हीरो बनने के लिए कर रहा हो, चाहे जिस मर्जी चीज के लिए लड़ रहा हो, तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। एक उद्देश्य सबका हो जाएगा, जैसे किसान खेती के तीनों कानूनों के वक्त तीनों का एक उद्देश्य हो गया। बाद में उसी जनता सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के दो हिस्से हो गए, एक राजनीतिक, एक अराजनीतिक। तो लोगों में कन्फ्यूजन के हालात बने। फिर से कुछ लोगों ने राजनीतिक पार्ट को समझ लिया, कुछ लोगों ने राजनीतिक को समझ लिया, फिर दोनों इकट्ठे हो गए, फिर इकट्ठे होकर लड़ना चालू कर दिया। तो ये चीज़ एकजुटता की आती है। तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो अनुशासन, कि क्या हम अनुशासन में चलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये लड़ाई ऐसे स्व अनुशासित लोग होंगे वही जीत पाएंगे। जिनको अनुशासन में रखना पड़ेगा वो लोग नहीं जीत पाएंगे इसको। तो क्या आपके पास ऐसे लोग हैं? यदि नहीं है तो आपको ढूंढने पड़ेंगे।
यदि वो समाज में ऐसे लोग सीधे निकल कर नहीं आते हैं तो आपको समाज तैयार करना पड़ेगा, और मोर्चा इसी काम पे ऑलरेडी लगा हुआ है। आपके अंदर लड़ने का साहस है भी कि नहीं? जैसे आपने देखा रात को वो आशीष मसूदपुर वाला पुलिस वालों के साथ कैसे भिड़ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई काली माई आई हुई है, और वो जब पुलिस वालों के साथ पंगा ले रहा था तो हमें लग रहा था कि ये देखो बात कितनी सही कर रहा है, ये एकदम परफेक्ट बात कर रहा है, लेकिन इसकी उम्र को देखते हुए पुलिस वाले कहीं इसको टारगेट पर ना ले लें। ये सभी को रहता है, हमको भी था, लेकिन ये साहस तो हमको दिखाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आपको कहीं जीत की जल्दबाजी तो नहीं है, आप में धैर्य है भी कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का पता होना, क्योंकि ये लड़ाइयाँ आप नहीं जीत सकते। ये लड़ाइयाँ आप ना हारोगे ना जीतोगे, आप केवल अपना कर्म करोगे, आप केवल अपना जो आपका रोल है वो अदा करोगे। ये लड़ाई तो परमात्मा ही जीतेगा, उसी का काम है। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हो इस उद्देश्य के लिए? यानी कि जब आप युद्ध करने के लिए जाओ, क्या आप युद्ध के लिए समर्पित हो, या आप अगर छोटा मोटी कोई बैटल या कोई फाइट करने जाओ क्या आप उसके लिए समर्पित हो, या आप मोर्चे में काम करने के लिए जाओ तो मोर्चे के लिए समर्पित हो, या जिस दिन हम लोग वो काम करने जाएं उसके लिए समर्पित हो? यदि हो तो ही केवल आगे बढ़ा जा सकता है, यदि नहीं तो नहीं बढ़ा जा सकता। आपको बलिदान का साहस है कि नहीं? आपके अंदर बलिदान के साहस का जिक्र करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लड़ाइयाँ जो हैं वो मतलब वहाँ लड्डू नहीं मतलब बंटते हैं, वहाँ नुकसान होता है। सामने वाले का हो जाए हमारा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग लड़ाई के लिए तैयार हो तो फिर आपको बलिदान के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बड़े युद्ध में किसी को अंग जो है वो भंग हो जाते हैं, किसी की जान चली जाती है। फिर आता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाए, युद्ध के लड़ने का तरीका क्या है? क्या सामने वाले को केवल कूटनीति से, डिप्लोमेसी से हरा लिया जाए? क्या केवल बातों में उलझा करके उसको हराया जा सकता है, जैसा कि सरकार के कलेक्टर लोग ऐसा करते हैं? कोई भी आंदोलन करने से पहले वो बिल्कुल मीठा 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 बोल के कहते हैं, अरे हम तो तुम्हारे साथी ही हैं, हम तुमसे अलग थोड़े ना हैं, और इस तरह कर करके वो सबको लपेट लेते हैं। या फिर आपको कोई युद्ध नीति बनानी पड़ेगी, या आप छल से लड़ना चाहते हो कि सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हो, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले से मालूम होना चाहिए। तो आपकी युद्ध नीति क्या है? क्या आपने कोई नियम तय किए हैं दोनों पार्टियों ने, या उनका कोई नियम नहीं है तो क्या आपका नियम है? क्या ये आपने तय किया है, आपकी टीम ने तय किया है मिल करके? और आप स्ट्रेटजिकली चलेंगे, किस तरह की आप रणनीति अपनाने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप जीतेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? यदि मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगूं कि भाई मेरे हिसाब से मैंने क्या सोचा है कि भाई आप ये लड़ाई लड़ने चलो, जब भी लड़ाई लड़ने चलो तो आपको किन चीज़ों के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए, या कौन सा चीज़ों को आप पहले एक दिमाग में तो ये तो बनाकर चलोगे ना कि भाई क्या देखें क्या ना देखें लड़ाई लड़ने से पहले। तो फिर जो चीज़ सामने आती है वो है, क्या आपको दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा है? उसके पास रुपए छापने की ताकत है, सड़क पे आपको लठ मारने की ताकत है, आपको जेल भेजने की ताकत है, झूठे मुकदमे करने की ताकत है, डॉक्यूमेंट्स में आपको चोर बनाने की, देशद्रोही बनाने की, आतंकी बनाने की ताकत है, उसको नया कानून बनाकर आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी युद्ध बंदी बना करके या लैब रैट बना करके रखने की ताकत है। आपके पास क्या ताकत है? आपके संगठन की यदि ताकत है, आपकी एकता की यदि ताकत है, तो उस एकता को क्या आप बरकरार रख सकते हैं? क्या आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है? क्या आपने कुछ उस बुद्धिमत्ता को आगे लेकर जाने का कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है? यदि नहीं तो अभी हमको इस पर काम करना होगा। ये मैं जीएसएम के लिए बोल रहा हूँ। किसानों की किसी भी एक्टिविटी पर उसको छेड़खानी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है कि वो उन लोगों को अपने हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। फिर क्या हमारे पास दूसरी जो लड़ाई लड़ने के लिए जो दूसरा बड़ा हथियार होता है वो खुफिया जानकारी होती है। तो क्या हमारे पास उनकी खुफिया जानकारी लाने का कोई इंस्ट्रूमेंट है कि उनकी बातें हमें सब पता चलती चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका अगला स्टेप क्या हुआ? उनके पास तो सब कुछ है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी घुसे होते हैं,
वो हमारी मीटिंग्स में भी आते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, वो हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं, रील्स पर नज़र रखते हैं, वीडियोस पर नज़र रखते हैं। तो ये खुफिया जानकारी में उनके गुप्तचर कितने हैं, क्या आपको उनकी जानकारी है? हमारे गुप्तचर कहाँ कहाँ है, इसकी जानकारी हमें है। हमारे पास दोनों स्ट्रेटजीज के बारे में हमारी समझ कितनी सूक्ष्म है या कितनी स्थूल है, कितनी गहरी है, ये हमको पता होनी चाहिए, या उथली है। यानी मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर, दोनों लेवल पर हमारी समझ, क्योंकि एक बड़ा खांचा अगर हम बनाते हैं और फिर छोटी छोटी रोज़ की स्ट्रैटेजीज बदलने पर जो हम काम करते हैं वो क्या है। यानी हमने ऐलान तो कर दिया कि भाई हम ये करने वाले हैं, फिर डेली के उसके इम्प्लीमेंटेशन पर आप क्या करेंगे। जैसे मेरी अपनी टीम जो हमने बनाई, मैंने कहा कि मैं ये 30 लोगों की टीम बनाता हूँ, ये टीम जो मैं जिस पर पूरा भरोसा करता हूँ और जो मुझ पर भरोसा करती है मैं सम्मानता हूँ, और मैंने उसे टास्क दिया कि पूरे इंडिया में जितने लोग मिले हैं उसमें से हमको 20-20 लोगों की लिस्ट हमको दो, जिनको आप जानते हो या जिनसे आप जुड़े हो या जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी टीम ही हमारी को नहीं बता पाई है अभी, एक हफ्ते में ही, बताइए जरा। तो ये इतनी बड़ी ताकत से लड़ाई केवल हव्वे के दम पर तो नहीं लड़ी जा सकती ना, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको। मतलब हवा में बात करके और ऐसे कह करके ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएंगी। ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं जिसको हमें समझना है। और लड़ाई का जो अगला जो स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, यदि आप सचमुच इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो भाई आपको सप्लाई चेन पे अटैक करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तो दुश्मन सेना को खाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलते हैं, युद्ध के हथियार कहाँ से मिलते हैं, उनका उनका सिस्टम चलता कैसे है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए पुराने युद्धों में आपने देखा होगा कि भाई युद्ध एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ राजा के खजाने को लूटने की भी प्लानिंग चल रही होती है। क्यों? क्योंकि सारा रसद, खाना पीना सब उस खजाने से ही आएगा। तो आपके पास क्या है खजाने में? आपके पास घर में कुछ सेविंग है, लोहा पड़ा है कि हथियार बना लेगे गला के, या रुपया सोना चांदी पड़ा है कि उसको दे करके कुछ सामान खरीद लोगे, युद्ध का सामान खरीद लोगे, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मदद से आप कुछ साल निकाल देंगे। उनके पास है, वो कई साल भी निकाल देंगे। आप अनाज ना मत उगाओ, उनके पास सारा जुगाड़ है। आप उनको कोई मदद मत करो, उनके पास सब जुगाड़ है, उनके पास मशीनें हैं सब काम करने के लिए। आप उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट हो ये देखो। उन्होंने अगर आपका आधार कार्ड बंद कर दिया, उन्होंने अगर आपकी सेवाएं बंद कर दी, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे। उन्होंने पानी बंद कर दिया तो आपके पास पानी का स्टोरेज का क्या खेल है। उन्होंने आपके ऊपर यहाँ जैसे बाढ़ का अटैक अभी हिसार के कुछ जिलों में और पंजाब में उन्होंने करके देखा था, टेस्टिंग करके देखी थी। अगर ये डैम तोड़ देते हैं, इधर से टिहरी डैम और उधर से नंगल डैम, तब आपका क्या हाल होने वाला है। अगर 20-20 फुट पानी आ जाए, 10-10 फुट पानी आ जाए, तो अनाज बचेगा आपका, रोटी कहाँ से खाओगे? आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा ना। तो जो 5 किलो अनाज लेने वाली स्ट्रेटजी जो इन्होंने बनाई हुई है, वो जो पीडीएस बनाया हुआ है, वो एग्जैक्टली काम आने लग जाएगा ना आपके। ये समझिएगा आप, इसको 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 बहुत अच्छे से समझना है। बिना समझे आप इस प्रोसेस को नहीं ले सकते, इसको ऐसे हल्के में आप नहीं ले सकते, क्योंकि हल्के में लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चारों भी ले लेना साथ में पीछे से। तो आप ये समझिएगा, ये इसको आसान नहीं है ये। तो ये सप्लाई चेन जो है, तो ये सप्लाई चेन कहाँ से आती है, इसके बारे में क्या आप लोगों को मालूम है? यदि आपको नहीं मालूम है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और यदि आपके पास इनकी सप्लाई चेन तोड़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, यदि आपके पास इनके इस षड्यंत्र को नाकाम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तब आप इनसे नहीं लड़ पाएंगे, ये तय मानकर चलिए। तो आपको इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना होगा कि इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इनको ये खेल इनका किस तरह से चलता है। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो आप इस लड़ाई को आगे तक नहीं लेकर जाएंगे, ये समझ लीजिएगा, और ना ही आपको आगे तक लेके जाना चाहिए। ठीक है? हैंग हो गया? बस रहने दो, छोड़ दें। अब आप
अब आप इसको कैसे लेंगे? जी, अब ऊर्जा का प्रवाह यदि आप इसका रोकना चाहते हैं तो फिर आपको जहां से पावर इस सिस्टम को मिल रही है वो पावर रोकनी पड़ेगी। वो कहां से मिल रही है, उसको कैसे रोकोगे? सूचना का प्रवाह, ये भी बड़ा जबरदस्त है। छद्म युद्ध, ये भी बड़ा जबरदस्त है, एक आइडिया है। सूचना का प्रवाह उनके पास रोकने की पावर है। वो टीवी बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, आप जानकारी नहीं पहुंचा पाओगे। उनके पास जानकारी पहुंचाने के लिए कौन है? वो डीसी को बोलेंगे, डीसी तहसीलदार को बोलेगा, तहसीलदार जो है वो अपने सारे सरपंचों को बोलेगा, सरपंच अपने चौकीदार को बोलेगा और पूरे गांव में अनाउंसमेंट हो जाएगी। या गांव के अंदर जो भी स्पीकर लगा है, बड़ा अनाउंसमेंट के लिए कोई कुछ जुगाड़ है तो वहाँ सब जुगाड़ हो जाएगा। आपके आवाज़ उनकी बात पहुँचने का, आपकी बात पहुँचने का क्या इंतज़ाम है आपके पास? वो अफवाह फैला देंगे आपके खिलाफ, तब आपके पास क्या इंतज़ाम है? कुछ भी नहीं है ना। छद्म युद्ध, असल लड़ाई कहीं और चल रही होती है। जैसे अभी बॉर्डर पर लड़ाई चली थी किसानों की 13 महीने तक, 13 मंथ्स तक, और लोगों को लगा ये लड़ाई यहाँ चल रही है, जबकि एक्चुअली बैकग्राउंड में जो गवर्नमेंट है वो कुछ और काम कर रही थी। वहाँ कोई और घपले चल रहे थे, और पॉलिसीज बन रही थी, वो विदेशों में घूम रहे थे, सेटिंग हो रही थी, पहचान हो रही थी लड़ने वाले लोगों की, और ढूंढ रहे थे सीआईडी वाले कौन कौन लोग हैं जिनको मैनेज करना है, किनको तोड़ना है, किनको इकोनॉमिकली तोड़ना है, किनके ऊपर मुकदमे करने हैं, कौन जेलों में रखने हैं, किनके साथ क्या करना है। ये सब जो है वो इसी छद्म युद्ध का हिस्सा है, पर अपन को तो नहीं मालूम है। फिर था गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध जो है वो ऐसे होता है जैसे अचानक से गए, छोटी सी लड़ाई लड़ी, फिर वापस आ गए। अगले आदमी को एग्जॉस्ट करते रहो, उसको डरा के रखो, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा। सरकार आपके साथ कर रही है, पता नहीं ऑनलाइन चालान कट जाए, पुलिस वाले आ जाएं, रास्ते में ना मिल जाएं, इंटरसेप्टर ना लगा मिला हो, आपको सस्पेंड ना कर दें, कोई कार्रवाई ना हो जाए, फेसबुक पे कुछ ना हो जाए। मुझे कल एक दो मिले, कहते जी हम तो आपके फेसबुक पर लाइक भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको खतरा रहता है। ठीक है, अभी एक किसान आंदोलन चलने वाला है। मैं जिस बात पर कर रहा था वो थी जनता सरकार मोर्चा की बात। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है किसान आंदोलन की बात, कि किसान आंदोलन चलेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग लड़ने के लिए आएंगे, अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिर क्या होगा बताइए आप ज़रा। असली चीज़ क्या है? क्या आप लोग इस लड़ाई में किसान को बता पाएंगे, या किसान का साथ दे पाएंगे, या किसान गांव के लोगों तक अपना संदेश पहुंचा पाएगा कि हमको लड़ाई लड़नी क्यों ज़रूरी है, दूसरे तबकों को साथ देना क्यों ज़रूरी है, दूसरे लोगों को समझाना क्यों ज़रूरी है? और अगर किसान गांव में नहीं जा पाएगा तो उसके लिए ये काम हम करेंगे, जनता सरकार मोर्चा के साथ ही करेंगे। यदि किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले बड़े लोग ऐसा चाहेंगे तो, बड़े लोग ऐसा कहेंगे तो, क्योंकि ये ऑफ़र हमने पिछले आंदोलन में भी दिया था कि भाई हम लोग लोगों को समझाने के लिए निकल लेते हैं, आप लोग यहाँ ये काम करना चालू कीजिए, हम गांव को समझाना चालू करते हैं। और हर गांव से हर रोज़ 10 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, तो 10 लोगों का मतलब ये हो जाएगा लगभग 60 से 70 हज़ार आदमी डेली गारंटीड वहाँ आएगा। और फिर उसकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर दो कि वहाँ सारी बातें वहाँ से समझा दी जाएं। लेकिन वो नहीं हो पाया, एनी हाउ जो भी है देखा जाएगा। लेकिन मैं ये जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ आंदोलन चल रहा होगा और दूसरी तरफ इनका प्रोपेगेंडा चल रहा होगा। किनका? सरकार का। और आंदोलन चल रहा होगा किसान का, जनता का आंदोलन चल रहा होगा। प्रोपेगेंडाज में क्या क्या चलना है ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन कंटिन्यूअसली चलेगा, हर चीज़ को डिजिटल में तब्दील करने का प्रोसेस चल रहा होगा। तो प्रोसेस में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये लड़ाइयाँ पैरेलल में चलनी पड़ेंगी। तो किसान जब किसान की लड़ाई लड़ेगा तो उसे ये बताना पड़ेगा कि उसे अपना आधार कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा, उसे अपना आधार कार्ड डीलिंग करना पड़ेगा और सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा। 5 किलो अनाज लेना बंद करना पड़ेगा, किसान को इनका 500 रुपया लेना बंद करना पड़ेगा, किसान को इनका
पेंशन लेना बंद करना पड़ेगा, किसान इनसे मिड डे मील लेना कि मेरे बच्चे को मिड डे मील की जरूरत नहीं है, ये कहना पड़ेगा। किसान को ये बातें कहनी पड़ेंगी कि हमको तुम्हारा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी स्कीम का लाभ नहीं चाहिए, वो लाभ छोड़ना पड़ेगा तो आप लड़ पाएंगे, वरना उनके सामने हाथ फैलाने वाला आदमी उनसे नहीं लड़ पाएगा। नौकर की पोजीशन में या भिखारी की पोजीशन में खड़े होकर के आप आंख में आंख डालकर लड़ने की और मालिक होने की बात नहीं कर पाओगे। और 1 मिनट में कह देंगे सुविधाएं ले रहे हो ना, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी सरेंडर करना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूं आप ये सरेंडर कर दो, ये इनके सारे प्रोपेगेंडा फेल हो जाएंगे। लेकिन चक्कर ये है कि आप इनको तो सरेंडर नहीं, जो उनके हथियार हैं उनसे तो आप लड़ नहीं रहे हो, और खामखाई की चीजों में खामखाई उलझे पड़े हैं, और पता नहीं कभी किसी कानून का विरोध और कभी किसी कानून का विरोध। इस काम को करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो लाल झंडे वाले हैं, ये कम्युनिस्ट जिन लोगों ने किया था। ये लोग पहुंच जाते हैं सरकार को दोष देने के लिए कि तुमको ये करना है। अरे नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी समझ है तो तुमको गांव को ये समझाना पड़ेगा कि गांव को अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उनके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। वो तो सिर्फ कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी के लिए पॉलिसी बनाते हैं। जब मालूम है कि वो प्राइवेटाइजेशन के लिए कर रहे हैं, मालूम है कि कंपनियों के लिए कर रहे हैं, तो हम गांव के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे लड़ने का कैसे तरीका है? मगरमच्छ से बैर पानी में रहकर नहीं लिया जा सकता। सुअर से लड़ते समय कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में सुअर बहुत स्ट्रांग है, पानी में मगरमच्छ बहुत स्ट्रांग है। हाथी भी मुकाबला नहीं कर सकता पानी में मगरमच्छ का। आपको उनकी पिच पर ना जाकर के अपनी पिच बनानी पड़ेगी, और आपको ये बात करनी ही पड़ेगी। आप ना मानिएगा, चलो जब भी मानेंगे। आपको टोटल कंट्रोल करने के लिए उनका काम है आपके पैसे खत्म कराना। बैंकों में जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो और धन पड़ा हुआ है, उस धन को लपेटना है उनको। वो लोग आपको निपटाना चाहते हैं। पिछले वाले आंदोलन में उन्होंने देखा कि आप कितने रुपए खर्च कर चुकते हो, कितने रुपए खर्च कर सकते हो। आप लोगों ने खर्च किया भी, और उस खर्चे को उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उस खर्चे को उन्होंने देखा कि ये लोग तो खर्च आराम से कर सकते हैं, और उसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने आपके ऊपर अटैक किए। किस तरह के अटैक किए? वो लोग आपको ये साबित करना चाह रहे थे कि भाई किसी भी तरह से इनको साबित कर दो ये खालिस्तानी हैं, इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है। वो साबित करना चाह रहे थे कि इनका पैसा खत्म हो जाए, किसी तरह से पैसा खत्म हो जाएगा तो लड़ना आसान हो जाएगा उनके लिए, और आप उनके लिए जीतना आसान हो जाएगा। आप तो हारे हुए हो अगर पैसा ही खत्म हो जाए तो पैसे के लिए उनको मतलब पैसा एक बड़ा हथियार है उन लोगों का। परंतु आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि क्या आप लोग उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? कि जो लड़ाई को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब जो पैसे की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग इस सीबीडीसी को लेकर के आ रहे हैं, टोटल कंट्रोल का उनका हथियार बना रहे हैं, क्या आपने इस चीज़ को समझा है कि भाई उनके इस गेम प्लान में आप उनसे नहीं लड़ पाएंगे? क्यों? क्योंकि ये हथियार उनका है। क्योंकि ये हथियार उनका है, सीबीडीसी उनका है, उन्होंने इसको हथियार बनाया है। अब बैंकों में आपका पैसा खत्म हो जाएगा, उस दिन वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन उनको पता होगा सीबीडीसी का टोटल कंट्रोल उनके पास है। तो डिजिटल मनी का विरोध आपको करना पड़ेगा। 2-3 चीजें कर दीजिए। आप सरकार को फीड करना बंद कर दीजिए। सरकार की फीडिंग कहां कहां से हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सरकार की फीडिंग कहां से हो रही है, इनको फीड कहां से होता है? एक तो जो आप टैक्स देते हो उससे, सारी तरह के टैक्स, यानी कि बिल लेना बंद कर दीजिए, इनकम टैक्स देना बंद कर दीजिए। एक जो फर्जी लोन दिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपको बंद करनी पड़ेंगी। इससे पहले एक बात उनसे पूछ सकते हो कि जो आपने लोन दिया था वो आपके पास था भी, बाकी मोर्चे का एक आवेदन है ही है, उसको तो पता ही होगा आपको। अदरवाइज आप उस आवेदन को अपने आप भी भरकर लगा सकते हो। 7696627656 पर व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास उसका लिंक आएगा, हिंदी में आवेदन भरिए और भेज दीजिए। हर बैंक के पास जाकर के 100 रुपये मांग लीजिए, 100 रुपये का नोट दो और बोलो कि जो इसके ऊपर लिखा है
गवर्नर के साइन के साथ कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, मुझे 100 रुपये दो। इसका लीगल टेंडर नहीं चाहिए। सिक्का लीगल टेंडर है, 1-1 रुपए का सिक्का, 1-1 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 100 का नोट, सब लीगल टेंडर हैं। लीगल टेंडर नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। बताए आरबीआई, बैंक बताए पूरे देश को कि रुपया क्या है, तभी तो मालूम पड़ेगा आपको कि रुपया क्या है, जभी तो आप इसको बता पाएंगे। दूसरी चीज, इंस्टॉलमेंट्स आपको बंद करनी पड़ेंगी, रुपया मांगना चालू कर दो। जितना गोल्ड पड़ा हुआ है इनके पास वो सारा का सारा वापस ले लो अपना, और जितनी जमीनों के को इन्होंने लोन पर रखा हुआ है सबका एनओसी डिमांड कर दो। कि अगर तुम ये नहीं बता पाओगे कि तुमने जो लोन में दिया है वो क्या है, तो फिर हमको एनओसी दो। इस लड़ाई को बहुत बड़े लेवल पर जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है और इसको कंटिन्यू भी करेगा। 23 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। जो पेरेंटिंग का सेमिनार, मुख्य उद्देश्य शहीदी दिवस का उपलक्ष्य, और साथ में इस लोन के मसले पर प्रत्येक व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी अपना ड्राफ्टिंग खुद बना सके। इस लेवल पर पीआईएल के कागज तैयार करने का वो सारे कानूनी हथियार आपको देने वाली किताब की जो लॉन्चिंग है वो हमारी आ रही है। वो उसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 जो आ रहा है, यानी कि डिजिटल करेंसी को बिल्कुल नकार दीजिए। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बड़ा, आपके लिए बहुत घातक होने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उनसे लड़ाई लड़ते समय डिजिटलाइजेशन को बिल्कुल बंद करिए, सीबीडीसी को अब बिल्कुल विरोध कीजिए, उसको बिल्कुल नकारना पड़ेगा आपको। और बैंक बोलिए नोट चाहिए, हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हमारा पैसा पड़ा हुआ है, अरे उसको भी निकलवाने का या उसमें ट्रांजैक्शन का भी वो लोग आपसे अब चार्ज लेने शुरू कर दिया है। आपके अपने पैसे के इस्तेमाल को अपनी मर्जी, आप अपने पैसे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कानून किसका चल रहा है भाई, देखो तो सही। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 की जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए नहीं कि वो डर जाएं, बल्कि इसलिए कि वो जागरूक हो जाएं कि नाटो का नौटंकी, पूरी दुनिया में महामारी की, अगली महामारी की नौटंकी, और जो एलियन अटैक है इसकी नौटंकी, ये कॉन्टिन्यूसली रहेगी, ये बताना जरूरी है। वैक्सीन से मौतें हो रही हैं, कोरोना की वैक्सीन ने नुकसान किया है, ये बात हर मंच से हर आदमी, हर नेता को बोलना पड़ेगा कि जिम्मेदार व्यक्ति को फांसी चढ़नी चाहिए। आपके बच्चों की बलि ले ली, उस आदमी को पूछना चाहिए, और कंपनियों के ऊपर कम से कम 100-100 करोड़ रुपए का हर्जाना प्रत्येक व्यक्ति के नुकसान के लिए होना चाहिए, जितने भी लोग मर गए हैं। और जो आदमी आज बीमार पड़ा है, उस वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 10 करोड़ रुपए का मुआवजा उसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आपकी जिंदगी तो खराब हो गई, आपकी सेहत, आपके बच्चे तो बच जाएं। रुपयों में, डिजिटल करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिविल वॉर, इसको कराने के लिए उनका जो हथियार है वो दूसरे तबके हैं। वो कहेंगे कि हम तो आपको सस्ता अनाज देना चाहते हैं दूसरे देशों से ला करके, ये किसान देने नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा दुश्मन ये किसान है। तो किसान के खिलाफ दूसरे गरीब तबके को खड़ा करना चाहते हैं ये लोग। वो कह देंगे कि तुम अगर किसान ये जीत गया तो तुम्हारा 5 किलो अनाज खत्म हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा, भारत के पास पैसा नहीं है। तो दूसरे तबकों को समझाना पड़ेगा, ये छोड़ने नहीं है कोई भी व्यक्ति। लैंड एक्विजिशन, नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से बैन और बंद कर देने हैं कि जब तक किसान की लड़ाई का समाधान नहीं हो जाता है, कोई माइनिंग नहीं होगी। चाहे इधर हरियाणा की ले लो, हिमाचल की ले लो, उत्तराखंड, झारखंड, सब जगह बंद कर दो। जंगल में एक भी पेड़ नहीं कटेगा, कोई ये जो एलिवेटेड हाईवेज है ये नहीं बनेंगे, कोई ट्रेन नहीं निकलेगी। आदिवासियों में, अंडमान निकोबार में वो लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, मतलब वो लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं यहां शहर बसेगा। अरे यार, वो आदिवासी वहां ऐसी जगह पर, उनसे आज तक संपर्क भी नहीं हो पाया। ऐसे आदिवासी अंडमान निकोबार के एरिया में रहते हैं, उनको खत्म करने वाले हैं ये लोग। भारत के असली मालिकों को खत्म करने की लड़ाई ये लोग चालू कर रहे हैं। नक्सलियों की जमीनों पर, मतलब नक्सली कह करके आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। एक भी जमीन को एक्वायर ना किया जाए और सबकी जमीनों को बचाया जाए, इसकी बात कहनी पड़ेगी किसानों को, हम सबको। ये जो कंट्रोल कर रहे हैं, इस कंट्रोल के खिलाफ अपनी आजादी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से स्वराज की घोषणा की थी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
और हम भी कह रहे हैं कि स्वराज तो हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन नेशन, वन इलेक्शन का जो नौटंकी चल रहा है, इसको हमको खारिज करना पड़ेगा। क्योंकि भैया मैं आपको बता दूं, एप्स्टीन फाइल में अभी बहुत से नेताओं के नाम आने बाकी हैं। खास तौर पे वो लोग, जितने लोग अभी इस टाइम पर, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू और ये सब का इनका गठबंधन चल रहा है। महाराष्ट्र में भी यही गेम चल रहा है। बिहार क्योंकि प्राकृतिक संपदा के रूप से समृद्ध प्रदेश है, और महाराष्ट्र तो मुंबई को तो ये लोग इकोनॉमिक कैपिटल बोलते ही हैं, तो यहाँ पर इनका कंट्रोल अभी हो चुका है। इन जगह पर जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं, उसमें अजीत पवार इनके गेम में, प्लान में नहीं फंसा था, तो अजीत पवार को ये किनारे लगा चुके हैं, उसकी तो बलि इन लोगों ने ले ही ली। अब ये लोग ये कर रहे हैं, गेम जो प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 2027 के बाद कभी भी 28 में, 29 में, जब भी इनको लगे कि, क्योंकि अभी इनके कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं, अगले चुनाव में बनेंगे कि नहीं बनेंगे वी डोंट नो, तो ये इसी दौरान देश के अंदर अशांति का माहौल लेकर के आना चाहते हैं और अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा करके पूरे देश के चुनाव एक ही, मतलब पूरे देश की सरकारों को एक ही टाइम पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में है। आपने नीतीश कुमार का खेल आपने पिछली बार देखा होगा कि अचानक से लालू प्रसाद यादव की पार्टी को डंप किया, आरजेडी को, और कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई। अगले दिन बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसका मतलब कोई बड़ी गेम प्लान चल रही थी, ऊपर से आदेश आया तुमको ये करना है तो कर देंगे। तो अभी भी इस्तीफा देने का आदेश आएगा, अगर एप्स्टीन फाइल वालों के पास से, तो इस्तीफा दे ही देंगे, ये तो मतलब जग जाहिर है। तो उसी टाइम पे फिर देश में ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोपेगेंडा चल जाएगा। उससे पहले सोशल मीडिया पर आपके सामने ये बता देंगे कि चुनावों में बहुत खर्चा होता है, देश को बड़ा आर्थिक बोझ होता है और इस बोझ को कम करने के लिए हम सब ये कर रहे हैं, जबकि गेम प्लान तो टोटल कंट्रोल का है। गेम प्लान इसमें आपकी देश की खर्चे को बचाने का नहीं है, बल्कि अगर हर दूसरे साल में कोई चुनाव होता है और नेताओं को आपके बीच आकर के वादे करने पड़ते हैं, तो जनता ज़्यादा जागरूक होती है उल्टा उससे। यानी ये चुनाव जो हर दूसरे साल में हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज को फायदा हो रहा है, इससे नुकसान नहीं हो रहा, और हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं जो चल रहा है। अगर चुनाव हो, अगर तो की बात कर रहा हूं मैं, तो खैर इस चुनावी प्रक्रिया का, इस तरह से जो चुनाव चल रहे हैं, इस प्रक्रिया का मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि ऐसी जो योजना है वो किसी भी तरह से लागू हो, क्योंकि इस तरह इन चोरों की इस प्रोपेगेंडा में मैं नहीं आता। तो ये एक साथ रिजाइन वाला मैंने बोल दिया। तो आपको पीछे से क्या करना है, इन सब चीज़ों का आपको विरोध करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारे इस गेम प्लान में नहीं फंस रहे हैं, हम तुम्हारे इस सिस्टम में नहीं फंसते हैं। हम जब तक हमारी मसले हल नहीं हो जाते, जब तक हमारे कहे अनुसार कानून नहीं बना देती संसद, जब तक हम जो कह रहे हैं उसके हिसाब से, मालिक के हिसाब से जब तक नौकर एक्ट करना शुरू नहीं करेगा, तब तक मीटर प्रीपेड नहीं लगेंगे गाँव के अंदर। हर मीटर को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा आपको, बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा। हाई टेंशन जो लाइन चल रही हैं, जो बिजली के खंभे बंद, जितने नीचे पाइपलाइन बिछा रहा है अडानी अपने तेल के लिए, अपनी गैस के लिए, रसोई गैस के लिए, ये सब प्रोपेगेंडा शहरों में बंद। एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहा है, जितने ये बाहर पूरे एक्वायर चल रहा है, जमीन को एक्वायर कर रहा है, सब बंद। आदिवासियों की, जितने आदिवासी इन्होंने कैद करके रखे हैं एनएसए में, उनकी रिहाई के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि उनको रिहा करो, वो बात रखे वहां आकर के, तभी तो पूरे देश को पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल चल रहा है, कितना बड़ा खेल ये लोग खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। जल, जंगल, जमीन और जानवर पर टोटल कंट्रोल करने की दिशा में, टोटल कंट्रोल मतलब आपका कंट्रोल, ना कि इनका कंट्रोल, उस दिशा में आपको बोलना चालू करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर गैस पाइप बोल दिया, स्टोरेज अपनी बढ़ा लीजिए आप लोग, अनाज, बीज और पानी आपके पास, हर गांव के पास अपना होना चाहिए। यदि आपके पास ये अपना नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में समझ लीजिए कि उनकी कठपुतली बनने से ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये तो आपके पास अपना होना चाहिए कम से कम। और खेत में कैसे चलेगा, पेट्रोल डीजल इन्होंने बैन कर दिया, पैसा आपके पास नहीं बचा,
तो आपको खेत में काम खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं वैक्सीन लगी हुई है, हो ही नहीं रहा है, तो ड्रोन से ही करवाओगे आप, तो कहोगे। बैल आपको चाहिएगा, गाय मजबूरी है, खेत में पशु मजबूरी है, आपका पेस्टिसाइड का काम, यूरिया डीएपी का काम वहीं से होगा। कम से कम 2 साल का अनाज आपके पास हो, सुरक्षित जगह पर रखने का इलाज हो। पुलिस का और पार्टी के नेताओं का इलाज आपको करना पड़ेगा, इनको सिरे से नकारना पड़ेगा। जैसे मसूदपुर में जैसे आशीष के साथ वो हो रहा है, उस चीज़ के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, इनकी मुखालफत तो करनी ही पड़ेगी। माइनिंग और जेलों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जब तक किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है तब तक ये पूरा बैन कर दें बाकी के तबके। और कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में अगली वीडियोज़ में हम लोग बताएंगे। तब तक अपने जेड़ी और गेसड़े तैयार कर लीजिए। आपके पास लोहा नहीं बचा है, ठीक है, नहीं बचा है, लेकिन अभी समझ बची हुई है, अभी रोका जा सकता है। आरबीआई के पास मात्र 800 टन सोना है, लेकिन भारत की महिलाओं के पास 25,000 टन सोना है। मंदिरों के पास लगभग 24,000 टन सोना है। यानी अभी भी हमारी इकॉनमी मंदिरों में और घरों में बची हुई है। अभी भी हम बचा सकते हैं इस देश को, परंतु एक बार घरों का सोना निकलकर इनके यहां चला गया, अगर उसको आपने डिजिट में तब्दील कर लिया, और मंदिरों के ऊपर तो धीरे धीरे ये लोग श्राइन बोर्ड बना के, दूसरे बोर्ड बना के, डीसी के अंडर लेके, प्रशासन के अंडर लेके, उनकी कमेटी में झगड़ा करवा के ये लोग करवा ही रहे हैं। वो सारा गेम प्लान आपने इनका पिछले 10-12 सालों में देख ही लिया होगा। पैसे का, क्योंकि पैसे के अंदर परचेसिंग पावर होती है, स्टोर थोड़ी जगह में हो जाता है, इसीलिए पैसे को आप लोग धन मान रहे थे। अब आपको पता चले कि ये तो छाप रखा है इन्होंने, इसके पीछे धन नहीं है, तो आपका जो मानना है वो भी बेकार हो गया। यहाँ से एक बात स्पष्ट निकल के आती है कि किसान आंदोलन अब की बार वाला इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से किसान को खाली करने के लिए है। दूसरी चीज़ जो आप इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किसान नेताओं के लिए मैं अगर कुछ कहना चाहूँगा, तो आप पानी की एक भी बोतल किसान आंदोलन में नहीं खरीदेंगे। तो आपको पता चलेगा कि सोनीपत और पानीपत के एरिया के अंदर फैक्ट्रियों ने नीचे का पानी कितना खराब कर रखा है, तभी तो पानी की लड़ाई लड़ पाओगे। ईंधन के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे, ऐसी व्यवस्था बना के देखो आप, तब आपको पता चलेगा कि लकड़ियां कितनी महंगी हो गई हैं। जो आपने खेतों के पेड़ काट दिए और जो जंगल काट दिए, उसके बाद सारा ईंधन इनके कब्जे में आ चुका है। आपको ये लड़ाई इस तरह से लड़नी पड़ेगी कि बाजार आधारित कोई भी चीज ना हो, बल्कि किसान के खेत से हो। यानी बाजार नहीं, बल्कि व्यवहार पर आधारित चलें। अगर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ पाए तो भारत को बचाने की दिशा में यह प्रोसेस होगा। परंतु यदि हम ये सब नहीं कर पाए तो खाली उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाएंगे। परंतु जनता सरकार मोर्चा इस लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं है। ये लंबी दूर तक चलने की लड़ाई है और हम इसको लड़ेंगे। हमारा कोई इरादा इसको बीच में छोड़ने का नहीं है। बस हम अपनी अगली पीढ़ियों को ये लड़ाई लड़ने का हुनर दे दें, ये गुर दे दें, उनको समझा सकें कि भाई ये लड़ाई कैसे लड़नी है। फिर उसके बाद बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। परंतु आप सब लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सभी लोगों को पता चले कि लड़ाई अभी चली हुई है, रुकी नहीं है, और हमारा किसान पूरे समाज को बचाने के लिए फिर से लामबंद हो रहा है, जहां हम सब लोगों को एक साथ आकर के उसको बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय जोहार।